इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। अर्थात जो डी ब्लॉक के तत्व है या संक्रमण तत्व है वो लिगेंड के साथ मिलकर के जो संकुल बनाते हैं उसमें बंधन किस प्रकार का है, उस बंधन की व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। देखिएगा, हमने सेकंड ईयर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है और सेकंड ईयर की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने कई चीज़ पढ़ी है। सबसे पहले तो लिगेंड क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, फिर संकुल किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में पढ़ा है। संकुलों के बंधन को समझाने के लिए हमने बर्नर थ्योरी पढ़ी, उसके बाद वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के पश्चात वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां रह गई है, उन कमियों को समझाने के लिए यहाँ पर हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कौन कौन सी कमी रही है जो कि संक्रमण धातुओं के धातु लिगेंड बंधन को वो समझा नहीं सकी। देखिएगा, यदि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले कमी यह है, हमने देखा है जिन संकुलों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो दो प्रकार के संकुल बनाते हैं, एक तो बाह्य कक्षक संकुल, एक आंतरिक कक्षक संकुल। अर्थात जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो दो प्रकार के संकरण युक्त संकुल बनाते हैं। एक तो बनाते हैं D2sp3 संकरण युक्त संकुल, D2sp3 में जिसमें अंदर की डी कक्षक काम आती है जिसे हम आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है sp3d2 संकृत संकुल। इसमें हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें अंदर की डी कक्षक काम आई है, इसकी बाहर की डी कक्षक काम आई है, इसलिए ये आंतरिक कक्षक संकुल है, ये बाह्य कक्षक संकुल है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ये व्याख्या करने में असफल रहा कि कोई संकुल आंतरिक कक्षक संकुल कब बनेगा और बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा, इसकी व्याख्या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं कर सकते। दूसरा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार धातु व लिगेंड के मध्य जो बंध बनता है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध बनता है उसको 100% सहसंयोजक माना है, जबकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कोई भी बंध पूर्णतः न तो सहसंयोजक होता नहीं आयनिक होता, वो दोनों में मिक्स के लक्षण होते हैं। तो वैलेंसी बॉन्ड इसको भी नहीं समझा सका। नेक्स्ट, हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में ये देखा है कि यदि किसी संकुल निर्माण के समय संकुल के संकरण के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, रंग गुण प्रदर्शित करेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का रंग गुण से क्या संबंध है, इसकी व्याख्या भी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं करती। इसके अलावा कोबाल्ट और कॉपर 2+ संकुल जब बनाते हैं तो इनके आंतरिक कक्षक के या डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के बाहर के कक्षक में चले जाते हैं, और बाहर के कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए या क्रमोन्नत होने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसकी व्याख्या भी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं कर सकता। आप उदाहरण से देखिएगा, यहाँ पर ये कोबाल्ट हेक्साएमिन कोबाल्ट सेकंड जो संकुल है, इसमें कोबाल्ट सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो यहाँ पर D7 विन्यास है। D7 में जब जैसे अमोनिया इसके संपर्क में आएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस 3D से क्रमोन्नत होकर के 4D में चला गया है, इस 4D में चला गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को 4D में जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा कहाँ से आती है, इसकी व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता। अगला जो पॉइंट है वो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने धातु आयन की प्रकृति के बारे में तो बहुत बताया, अर्थात कौन से धातु किस प्रकार के संकुल बनाते हैं इसके बारे में तो खूब व्याख्या की, लेकिन लिगेंड के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं दी। कौन से लिगेंड आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं, कौन से लिगेंड बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी संकुल बनने को तो समझाती है, लेकिन धातु और लिगेंड के बीच में जो संकुलन की अभिक्रिया है, संकुल बनने की जो दर है, उसके बारे में नहीं बताया, ना ही उसकी मैकेनिज्म के बारे में बताया कि वो किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है अभिक्रिया। अगला ये है कि विभिन्न संकुलों में चुंबकीय गुण, जैसा कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जिन संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चुंबकीय गुण कितने होंगे, कौन से संकुल में चुंबकीय गुण ज़्यादा है, कौन से संकुल में कम है,
इसका कोई मात्रात्मक पैमाना वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं देती। इस सिद्धांत के आधार पर या हम कह सकते हैं कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हम संकुल के निर्माण में जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसकी भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकते। अर्थात संकुल निर्माण के समय ऊर्जा हमें मिलती है या हम ऊर्जा देते हैं, इसके बारे में भी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता। नेक्स्ट ये है कि जो निकल +2 आयन है वो अमोनिया के साथ तो चतुष्फलकीय संकुल बनाता है, जबकि साइनाइड लिगेंडों के साथ ये वर्ग समतलीय आकार का संकुल बनाता है। अब इसका क्या कारण है कि अमोनिया के साथ तो चतुष्फलकीय संकुल बनाता है जबकि साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेनर संकुल बनाते हैं, इसकी व्याख्या भी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं कर सकते। अब आप उदाहरण से यहाँ देखिएगा, इसमें देखा निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8 4s2 4p0। अब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होने के निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होने के कारण इसके s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो यहाँ पर 3d में 8 बचे, 4 में 0। अब जैसे ही इसके संपर्क में अमोनिया संकुल आते हैं तो एक s व 3p जो रिक्त कक्षक है इनमें अमोनिया अपना लोन पेयर दे करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। इस तरीके से sp3 संकरण होगा और जब sp3 संकरण है तो चतुष्फलकीय संकुल बनेगा, जिसकी आकृति आप यहाँ पर देखिएगा, ये चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यदि निकल +2 के संपर्क में जब साइनाइड जैसे प्रबल लिगेंड आते हैं तो ये d इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये d में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। साइनाइड जब प्रबल लिगेंड आएगा तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक कक्षक में युग्मित कर देगा और एक रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। आप इधर देखिएगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 कक्षकों में आ गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक, यहाँ पर ये 4 कक्षकों में आ गए, एक रिक्त कक्षक रही। अब जब संकरण होगा तो एक तो डी कक्षक, एक s और 2 p कक्षक भाग लेगी। इस तरीके से यहाँ पर dsp2 संकरण होगा और जब dsp2 संकरण होगा तो वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इस बात की व्याख्या नहीं करती कि कब तो अंदर की डी कक्षक काम में आएगी, कब बाहर की डी कक्षक काम में आएगी। और ऐसा क्या कारण है कि निकल के साथ अमोनिया तो बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं जबकि साइनाइड आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में समान है। इनकी व्याख्या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं कर सकती। इनकी व्याख्या करने के लिए नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, CFT जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, ये यहाँ पर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की जितनी भी कमी रही है उन सबको दूर करने का काम करती है। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।